हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। हम देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, यह कैसे फैलता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपकी सभी कंपटीशन एग्जाम होती हैं उसमें पूछा जाता है, यहां से प्रश्न जरूर आता है। इस कारण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ साथ में यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे ही वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहें। और यदि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलो शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का मतलब क्या होता है। पर्यावरण प्रदूषण को समझने से पहले एक शब्द को हमें समझना है जिसका नाम होता है पर्यावरण। जिसका नाम होता है क्या? पर्यावरण। देखो, पर्यावरण का मतलब क्या है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है परि प्लस एक होता है आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब जो आवरण हमारे चारों तरफ उपस्थित है। तो जो हमारे चारों तरफ उपस्थित आवरण है इसी को क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत आपके सभी सजीव शामिल होते हैं, जिसमें मनुष्य खुद भी है, अन्य चाहे से वो कोई जंतु हो चाहे से वो कोई पादप हो। इसके अलावा आपके निर्जीव होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, वायु हो गई, जल हो गई, मृदा हो गई, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। अब देखो, ये पर्यावरण में जो भी घटक हैं वो आपस के अंतर्गत एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। इनके बीच में आपस में क्या पाए जाते हैं? संबंध पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य है वो वायु के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वायु है इसके अंतर्गत जो ऑक्सीजन है उसको हम श्वसन में काम में लेते हैं। मनुष्य जल के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना जल के हमारा काम नहीं चल सकता। इसी कारण हम बोलते हैं कि जल ही क्या होता है? जीवन होता है। इसके साथ साथ में मृदा, जहां पर हमारी फसलें उगती हैं, जिनसे हमें अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, अनाज मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, दालें मिलती हैं, फल मिलते हैं, तो वो हम काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से इनसे हम जुड़े हुए होते हैं। जब प्रकृति में उपस्थित इन सभी चीजों की जो वास्तविक संरचना होती है, जो सामान्य संरचना होती है, सामान्य संगठन होता है, सामान्य जो भी गुण धर्म होते हैं, उनके अंतर्गत यदि कोई बदलाव आ जाता है, कोई परिवर्तन आ जाता है, और वो परिवर्तन यदि मनुष्य के लिए या किसी भी जीव के लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है, तो ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं या पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो ये नॉर्मल सी क्या हो गई है? एक बात हो गई है। देखो भाई, यदि हम बात करें कि जब प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वायु, जैसे कि जल, जैसे कि भूमि, जैसे कि ध्वनि में हानिकारक पदार्थ मिलकर उसकी गुणवत्ता को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। जीव एवं जंतुओं को मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अब पर्यावरण प्रदूषण या जिसे एनवायरमेंट पोल्यूशन हम कह रहे हैं, वो किसी ना किसी पदार्थ की वजह से फैलता है, किसी ना किसी कारक की वजह से फैलता है। तो जिस भी पदार्थ या कारक की वजह से प्रदूषण फैलते हैं या प्रदूषण होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम प्रदूषक, अर्थात पोल्यूटेंट्स। उसे क्या कहा जाता है? प्रदूषक या पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। वे पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, दूषित करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। अब प्रदूषकों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं प्राथमिक प्रदूषक,
एक होते हैं द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक कौन से होते हैं? देखो, वे प्रदूषक जो सीधे स्रोत से निकलते हैं और आपकी पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हैं, मतलब सीधा स्रोत से निकले और पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे उद्योगों से धुआं निकल रहा है, उस धुएं के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जो भी गैसें हैं, तो ये सारी की सारी गैसें सीधी निकलती हैं। तो ऐसे प्रदूषकों को हम बोलते हैं प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। दूसरे होते हैं द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। वो क्या होते हैं कि ये दूसरी चीजों से बनते हैं, ये पर्यावरण में होने वाली घटनाओं के कारण से बनते हैं। तो वायुमंडल में रासायनिक क्रियाओं के कारण से ये प्रदूषक बनते हैं, जिसमें O3 अर्थात ओजोन और PAN ये आपके क्या होते हैं? कुछ प्रदूषक होते हैं। ये PAN क्या है आगे हम देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है और उसके बाद में ये आपके कौन से पदार्थों की वजह से फैलता है। अब देखो, पर्यावरण प्रदूषण के अलग अलग प्रकार होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि आपका वायु प्रदूषण भी होता है, जैसे कि आपका जल प्रदूषण भी होता है, जैसे कि आपका हम बात करें कि ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जैसे कि भूमि या मृदा प्रदूषण भी होता है, जैसे कि रेडियो सक्रिय आपका प्रदूषण होता है, वो भी होता है। तो अलग अलग प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों में मुख्य प्रकार है, देखो, वायु प्रदूषण अर्थात एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण अर्थात वाटर पोल्यूशन, मृदा या भूमि प्रदूषण जिसे सॉइल पोल्यूशन कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण अर्थात नॉइज पोल्यूशन, और रेडियोधर्मी प्रदूषण अर्थात रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के मुख्य रूप से हमें ये 5 प्रकार हैं जो पढ़ने हैं। ये पोल्यूशन के 5 प्रकार हमें पढ़ने हैं। हम पहले प्रदूषण से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वायु प्रदूषण के बारे में, कि वायु प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है, कौन से इसके प्रदूषक होते हैं, कैसे ये प्रभाव डालता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इससे जुड़ी हुई अन्य कोई भी चीज है जो हमारे लिए काम की है, उसको हम देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण के बारे में। जब वायुमंडल में हानिकारक गैसें आ जाती हैं, ध्यान से सुन लेना, जब वायुमंडल में हानिकारक गैसें, धूल के कण जिन्हें हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, धूल के कण अर्थात पार्टिकुलेट मैटर, शॉर्ट में इसे बोला जाता है PM। इसके अलावा धुआं या कोई रासायनिक पदार्थ मिलकर उसकी प्राकृतिक संरचना में क्या कर देते हैं? बदलाव कर देते हैं, जिससे कि जीव जंतुओं और मानव के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात हमारे वायुमंडल के अंतर्गत यदि कोई ऐसा पदार्थ आ गया, चाहे से वो धुआं हो, चाहे से वो कोई गैस हो, चाहे से वो छोटे छोटे कण हो, तो ये क्या कर देते हैं? वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। और जब वायु की गुणवत्ता खराब होती है तो ये पादपों पर भी प्रभाव डालती है, ये जंतुओं पर भी प्रभाव डालती है, ये मनुष्य पर भी प्रभाव डालती है। तो इसी को क्या कहते हैं? हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अब जो वायु प्रदूषण होता है वो किसी ना किसी पदार्थ की वजह से हो रहा है। तो जिस पदार्थ की वजह से होता है उसे कहा जाता है प्रदूषक। अर्थात क्योंकि ये वायु प्रदूषण फैला रहे हैं, इस कारण इन्हें हम बोलते हैं वायु प्रदूषक, एयर पोल्यूटेंट्स। देखो, यहां पर चीजें शुरुआत में आपकी सिंपल चीजें, कुछ एक्स्ट्रा चीज हैं जो यहां पर मैं आपको बता दूंगा कि ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। यहां से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये यहां से पूछे जाते हैं कि ये कौन सा प्रदूषक है, प्राथमिक, द्वितीयक, या कौन सा प्रदूषण फैलाएगा। तो देखो, प्राथमिक प्रदूषक हमें पता है सीधे स्रोत से मुक्त होते हैं, जहां से प्रदूषण फैल रहा है वहां से ही मुक्त होते हैं, जिसके अंतर्गत एक तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, यह हम जानते हैं, CO। इसके अलावा SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड, NOx का मतलब है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे NO2, NO3 जो भी हैं। इसके अलावा PM2.5 और PM10,
देखो P का मतलब तो है पार्टिकुलेट, M का मतलब है मीटर, जो यहां पर हमने पढ़ा था धूल के कण, तो पार्टिकुलेट मीटर। और ये 2.5 और 2 ये 10 लिखा हुआ है, ये इनकी साइज लिखी हुई है, ये इनकी क्या लिखी हुई है, साइज, माइक्रोमीटर में। किसमें लिखी हुई है, माइक्रोमीटर में इनकी क्या लिखी हुई है, साइज। तो कुछ कण होते हैं ये 2.5 माइक्रोमीटर साइज से कम के होते हैं, और कुछ कण होते हैं जो 10 माइक्रोमीटर साइज से कम के होते हैं। तो इन कणों के बारे में बात हो रही है, ध्यान से सुन लेना। ये वाले कण होते हैं ये ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, PM 2.5, तो ये प्रदूषण फैलाते हैं। इसके बाद में हम बात करें द्वितीयक प्रदूषक की। वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रियाओं से ये बनते हैं, जैसे O3, ये आपकी ओजोन है। PAN का मतलब है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये भी आपका क्या फैलाती है, वायु प्रदूषण फैलाती। तो हमने देखा कि वायु प्रदूषण का मतलब क्या है, इसके साथ में हमने देखा कि कौन कौन से प्रदूषक होते हैं जो वायु प्रदूषण को फैलाते हैं। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि वायु प्रदूषक जो भी हैं उनका प्रभाव क्या पड़ता है, उनका प्रभाव विशेष रूप से क्या पड़ता है। देखो, जैसे एक वायु प्रदूषक हमने पढ़ा कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सा पढ़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह विशेष रूप से हमारे रक्त में ऑक्सीजन की कमी कर देता है, यह ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं देता है। इसकी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा होती है, तो हीमोग्लोबिन से यह जुड़ जाता है, इस कारण ऑक्सीजन नहीं जुड़े पाता है। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, यह अम्लीय वर्षा करवाता है और जिससे फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये स्मोक और श्वसन रोग फैलाते हैं। अभी हमने बात की थी PM 2.5, ये फेफड़ों में जमा होकर कैंसर फैला सकते हैं। और ओजोन आंखों में जलन करते हैं और फसलों को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी पदार्थ हैं, जो प्रदूषक हैं, वो कैसे प्रभाव डालते हैं उसके बारे में हमने देखा है। वायु प्रदूषण कैसे होता है, इसके स्रोत क्या हैं। देखो, ये वायु के अंतर्गत जो प्रदूषक मिल रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। तो इसके कुछ कारण तो मानव जनित हैं, कुछ हालांकि प्राकृतिक कारण भी होते हैं। मानव जनित मतलब मानव की क्रियाकलापों से उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे यदि हम बात करें मानव जनित में, वाहनों से धुआं निकल रहा है तो वाहन तो मनुष्य ही चला रहा है। उद्योगों से जो उत्सर्जन धुआं वगैरह निकल रहा है, वो कोयले को हम जला रहे हैं, उससे पेट्रोल को, डीजल को, इनको जलाने से जो धुआं उत्पन्न हो रहा है, वो पराली जलाने से, कोई निर्माण का कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उससे भी प्रदूषक फैलते हैं। तो ये तो हो गए मानव निर्मित कारण, मनुष्य के कारण है ये। दूसरा है हमारे प्राकृतिक स्रोत, प्रकृति से भी कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनसे ये प्रदूषक निकलते हैं। जैसे यदि हम बात करें ज्वालामुखी के विस्फोट, और इस ज्वालामुखी के विस्फोट से बहुत प्रकार के धूल, धुआं, गैसें वगैरह निकलती हैं, तो ये भी वायु प्रदूषण फैलाते हैं। इसके अलावा जंगल में अपने आप आग लग गई, तो ये कोई प्राकृतिक घटना थी, दुर्घटना थी। धूल भरी आंधियां चलती हैं, तो उनसे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण फैलता है। क्या होता है भाई, वायु प्रदूषण फैलता है। तो ये सारी बातें हमने कर ली हैं कि आपका वायु प्रदूषण होता है वो कैसे फैलता है, मुख्य रूप से कौन से प्रदूषक होते हैं, ये हमने देखा है। इस वायु प्रदूषण का कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, मनुष्य के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो वायु प्रदूषण का प्रभाव एक तो हमारे स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही पड़ता है, जैसे वो पादपों के लिए देख लो, जंतुओं के लिए देख लो, मनुष्य के लिए देख लो। जैसे मनुष्य में ये अस्थमा कर सकता है, ब्रोंकेटाइटिस कर सकता है। अस्थमा मतलब सांस की समस्या, ब्रोंकेटाइटिस का मतलब क्या होता है, जो ब्रोंकस हमारी श्वास की नली होती है, ये कठोर हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, हृदय रोग, हार्ट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो ये बीमारियां हो सकती हैं मनुष्य के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के कारण। पर्यावरण पर कैसे प्रभाव डालता है, देखो, एक तो अम्लीय वर्षा करवाता है। क्या करवाता है, अम्लीय वर्षा। कैसे भाई,
जैसे आपके SO2 है, ये आपका प्रदूषक था, वायुमंडल में जो भी नमी होती है उसके साथ क्रिया करता है और ये बना लेता है H2SO3, इसके साथ में H2SO4, और ये क्या होते हैं? अम्ल। और ये वर्षा के साथ ये अम्ल होते हैं, वर्षा के जल में मिलकर भूमि पर गिरते हैं, जिससे आपकी अम्लीय वर्षा होती है। क्या होती है भाई? अम्लीय वर्षा होती है। इसके बाद में ओजोन परत का क्षरण होता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। ग्लोबल वार्मिंग की घटना हमें देखने को मिलती है, किसके कारण से? वायु प्रदूषण के प्रभाव से। कृषि पर प्रभाव देखें तो फसलों के उत्पादन में कमी आती है, क्योंकि अम्लीय वर्षा वगैरह से नुकसान होता है। मृदा की उर्वरक क्षमता में कमी आती है, पादपों की पत्तियों को क्या होता है? नुकसान होता है। तो इस प्रकार से आपके क्या होते हैं कि वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद में यदि हम बात करें कि यह वायु प्रदूषण है, ये कैसे कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, कौन सी घटनाएं हो रही हैं, तो आपको वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई एक चीज के ऊपर विशेष रूप से फोकस करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसे हम बोलते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसे हम क्या बोलते हैं? वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI से कहा जाता है। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा और सर्दियों के समय में बहुत ज्यादा सुनते हैं न्यूज चैनल वगैरह पे कि दिल्ली का AQI 400 पहुंच गया, 500 पहुंच गया, प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। तो AQI का मतलब क्या होता है कि यह हवा की गुणवत्ता को मापने का एक क्या है? पैमाना, एक सूचकांक है, जिसे AQI कहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो AQI वायु की गुणवत्ता को मापने का एक क्या है? पैमाना। भारत में AQI की जो निगरानी है, भारत के अंतर्गत AQI जो हवा की गुणवत्ता है उसको, उसकी निगरानी का, मॉनिटरिंग का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया जाता है, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसका मॉनिटरिंग की जाती है, इसकी निगरानी रखी जाती है। अब AQI होता है, उसके अलग अलग मान होते हैं, जैसे यहां पर आपको दर्शाया AQI के स्तर और उनकी स्थिति, कौन से AQI को बढ़िया माना जाता है, कहां तक होना चाहिए, ये सारी बातें यहां पर हम बताते हैं। जैसे AQI का मान हम 0 से लेकर 500 तक देखते हैं, ये पैमाना है, ये जो इंडेक्स है 0 से लेकर 500 तक मापता है। हालांकि हो तो उससे भी ज्यादा सकता है, लेकिन मापता ये 500 तक ही है। एयर AQI है 0 से लेकर 50 तक का जो AQI होता है, 0 से 50, ये सबसे बढ़िया AQI माना जाता है, सबसे बढ़िया, अच्छा AQI होता है, सबसे बढ़िया होता है। अगर AQI का मान 51 से लेकर 100 तक है तो संतोषजनक है, मतलब ठीक ठाक है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें सुधार करना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई खास नुकसान वाली बात नहीं है। तो आपके 51 से लेकर 100 तक का जो मान होता है उसे बोलते हैं हमें संतोषजनक। फिर अगर AQI का मान 101 से लेकर 200 के बीच होता है, 101 से 200 के बीच, तो यह आपके मध्यम स्तर का होता है, AQI इसे मध्यम स्तर का माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये कुछ सेंसिटिव लोग होते हैं जो संवेदनशील हैं, जिनके सांस की कोई समस्या है, हृदय की कोई समस्या है, उसके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है, बाकी मीडियम लेवल का माना जाता है 100 से लेकर 200 तक। फिर 201 से लेकर 300 तक का जो मान होता है, 201 से 300 तक का जो मान होता है उसे खराब कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब हवा की गुणवत्ता खराब हो चुकी है, 200 से ऊपर चली गई तो। 300 से लेकर 400 तक की जो AQI होता है इसे बहुत खराब कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। वायु की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है जब 300 से ऊपर AQI निकल जाता है। और यदि 400 से लेकर 500 तक का जो AQI होता है उसे गंभीर स्थिति का माना जाता है, इस समय घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए,
और ऐसी कंडीशन दिल्ली में विशेष रूप से हमें देखने को मिलती है सर्दी में। तो ये एक्यूआई के मान थे, ये उनकी स्थितियां थी, ये वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई था। ये क्या है, कैसे है, किसके द्वारा मापा जाता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ये आपके वायु प्रदूषण के अंतर्गत ही हमने एक्यूआई को पढ़ लिया है क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसके बाद में कैसे हम नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं नियंत्रण के लिए। तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास करती है और लोगों को भी अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए। अगर सरकार और लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो ही इस वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, उसको कंट्रोल या नियंत्रण में रखा जा सकता है। जैसे सरकारी स्तर पर सरकारी उपाय किए जाते हैं कि आजकल वाहनों की कैटेगरी है BS6 वाहन मानक, एक वाहनों की कैटेगरी है जिसके अलग अलग स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं कि वो कितने प्रदूषक छोड़ रहे हैं, कौन से छोड़ रहे हैं। उस हिसाब से BS6 वाहन है, उनके मानक स्थापित किया गया है और यही वाहन है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसके अलावा औद्योगिक उत्सर्जन पर सरकार का क्या होता है, एक तरीके से नियंत्रण स्थापित करती है, कुछ पैरामीटर्स बनाते हैं, उनको पोल्यूशन बोर्ड से सर्टिफिकेट वगैरह लेने पड़ते हैं जो भी कोई इंडस्ट्रीज वगैरह स्थापित करता है, फैक्ट्री लगाता है। हालांकि वो बात अलग है कि वो उसको कितना लागू करता है या कर पाता है, लेकिन एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो ये तो सरकारी उपाय है। सरकार और भी उपाय करती है, जैसे लोगों को प्रोत्साहन देती है कि पराली को कम से कम जलाओ, जो पुराने वाहन हैं उनका उपयोग कम से कम किया जाए, वाहनों का प्रदूषण कार्ड बनाया जाए। दिल्ली में तो यहां तक भी ओड इवन का फॉर्मूला लागू किया था कि एक दिन ओड नंबर जो है वो चलेंगे, एक दिन इवन नंबर वाले चलेंगे। तो वो सारे सरकारी प्रयास हैं। व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या प्रयास कर सकते हैं कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि कम वाहनों का उपयोग हो। जितने कम वाहनों का उपयोग होगा प्रदूषण उतना ही कम फैलेगा। इसके अलावा वृक्षारोपण किया जाना चाहिए क्योंकि वृक्षारोपण करने से जो पेड़ पौधे होते हैं वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर लेते हैं, उसको कम करते हैं। इसके अलावा कचरे को जलाना नहीं चाहिए, उसके दूसरे तरीके से निस्तारण किया जाना चाहिए, डंपिंग वगैरह या अन्य कोई तरीका है जिसके द्वारा उनका निस्तारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपके वायु प्रदूषण के ऊपर कंट्रोल किया जाना चाहिए। अब देखो भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति के ऊपर यदि थोड़ी सी नजर डालें तो दिल्ली होती है विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों के अंतर्गत शामिल। सर्दियों में तो दिल्ली की हालत खराब हो जाती, लोगों को यह जगह देखना मुश्किल हो जाता है, धुंधला दिखाई देता है सब कुछ प्रदूषण के कारण से। सर्दियों में स्मोग की समस्या आती है, सर्दियों में पराली जलाना एक प्रमुख समस्या है भारत में। तो यह भारत की स्थिति पर यदि प्रदूषण के हिसाब से चर्चा करें तो यह हमने बात की। इसके अलावा थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे PM 2.5 होता है, ये सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि फेफड़ों में गहराई तक जाकर ये जमे जाते हैं। फोटोकेमिकल स्मोग, फोटो का मतलब है प्रकाश और केमिकल का मतलब रासायनिक, प्रकाश रासायनिक, जिसमें प्रकाश और रासायनिक पदार्थ मिक्स हैं, तो ऐसा स्मोग बन जाता है जो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों से, हाइड्रोकार्बन से और सूर्य के प्रकाश, इन तीनों चीजों से मिलने से बनता है। इसके अलावा अम्लीय वर्षा मैंने अभी आपको बताई थी, सल्फर के जो भी ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ये वायुमंडल में उपस्थित जल अर्थात नमी के साथ क्रिया करते हैं और फिर अम्ल के रूप में बरसते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये हमने सबसे पहले वायु प्रदूषण के ऊपर बात की है कि वायु प्रदूषण क्या होता है, कैसे फैलता है, कैसे इसको रोक सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई।
उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आई होंगी, सही तरीके से समझ में आई होंगी। एक क्यूआई है उसको विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि यह प्रश्न पहले भी कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है, फिर से भी आने की संभावना है। अब हम चर्चा करते हैं जल प्रदूषण पर। किसकी बात करते हैं? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण आप समझ गए होंगे कि जल का जो सामान्य संगठन है उसके अंदर जो घुलित ऑक्सीजन है उसमें क्या आना है, एक तरीके से कमी आना, या जल में बाह्य अन्य कोई पदार्थ है वो मिल जाना, यही जल प्रदूषण होता है। तो जब जल में, चाहे से वो नदी का जल हो, झील का हो, समुद्र का हो, भूजल हो, इनके अंतर्गत हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे कोई रासायनिक पदार्थ, अपशिष्ट, कोई सूक्ष्म जीव आदि मिलकर उसकी गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। उसे पीने से, उसकी से सिंचाई करने से या जीवों के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई? जल प्रदूषण। देखो, जल प्रदूषक होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं भौतिक प्रदूषक, कुछ पदार्थ वगैरह हैं, जैसे धूल हो गया, मिट्टी हो गई, गाद हो गई, तापमान में वृद्धि हो गई। देखो, पानी का तापमान बढ़ेगा तो भी प्रदूषण हो गया। कुछ होते हैं रासायनिक प्रदूषक, जो रासायनिक पदार्थ हैं और पानी में मिलकर पानी की गुणवत्ता को खराब करते हैं, जैसे भारी धातुएं, जैसे मरकरी हो गई, Hg मरकरी, लेड हो गया, कैडमियम हो गया। इसके अलावा कुछ उर्वरक जैसे नाइट्रेट वगैरह, फॉस्फेट वगैरह, या कीटनाशक जैसे DDT वगैरह हैं। ये आपके रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल के अंतर्गत मिल जाते हैं और जल की गुणवत्ता को क्या करते हैं? खराब करते हैं और जल प्रदूषण फैलाते हैं। इसके अलावा कुछ जैविक प्रदूषक भी हैं, जैसे कोई सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया, वायरस, सीवरेज का जल, सीवरेज जो घरों से निकलता है ना, वाहित मल कहते हैं इसको एक तरीके से, तो वो क्या करते हैं? प्रदूषण फैलाते हैं या जल प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने देखा कि प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, फिर हमने जल प्रदूषण के ऊपर बात कर रहे हैं। जल प्रदूषण कौन कौन से कारकों की वजह से फैलता है वो भी हमने बातें की है। अब देखो, जल प्रदूषण के स्रोत क्या है, ये जो प्रदूषक है वो कहां कहां से आते हैं? तो एक तो है मानव जनित स्रोत। कौन से स्रोत हो गए? मानव जनित, मतलब मनुष्य के क्रियाओं से वो फैल रहे हैं, जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है उसको नदी नाले वगैरह में छोड़ दिया जाता है तो उससे फैलता है। घरेलू सीवरेज, घरों से जो वाहित मल निकलता है उसको भी यदि किसी जल के स्रोत में छोड़ दिया जाएगा बिना ट्रीटमेंट के, बिना वाहित मल के उपचार के सीधा छोड़ दिया जाएगा तो जल स्रोत में क्या हो जाएगा? प्रदूषण फैल जाएगा। कृषि का अपुआ है, जैसे हम कृषि के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के कीटनाशक हो गए, अलग अलग प्रकार के उर्वरक हो गए, इनका उपयोग करते हैं, और जब वो पानी बारिश के समय में बहकर किसी जल स्रोत में चला जाता है तो उस पानी के अंतर्गत ये जो रासायनिक पदार्थ हैं, जो उर्वरक है, जो कीटनाशक है, वो भी चले जाते हैं साथ में, तो उससे भी प्रदूषण फैलता है। तो जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, ये फैलते हैं। इसके अलावा तेल का रिसाव, जो समुद्रों वगैरह में जहाज के द्वारा जो पेट्रोलियम वगैरह, तेल वगैरह, इनकी सप्लाई होती है, कई बार इनका क्या हो जाता है? रिसाव हो जाता है, और उस रिसाव के कारण से भी जल प्रदूषण फैलता है। तो ये प्रदूषण के क्या हो गए हैं? स्रोत, जो पहले मानव जनित हो गए। इसके अलावा प्राकृतिक स्रोत देखें तो ज्वालामुखी की जो राख होती है ये प्राकृतिक तरीके से कैसे आई है, और ये भी जल प्रदूषण फैलाती है। मिट्टी का जो कटाव होता है तो मिट्टी बहकर के यहां पर चली जाती है जल स्रोतों के अंतर्गत, उनके पेंदे में जमे जाती है, जिससे जल प्रदूषण फैलता है। तो ये हो गए स्रोत। अब जल प्रदूषण के प्रकार, जल प्रदूषण कैसे कैसे हो सकता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखो, एक तो होता है थर्मल प्रदूषण। थर्मल का मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। जब किसी जल का तापमान बढ़ जाता है तो उसके अंतर्गत रहने वाले जीव होते हैं वो मर सकते हैं। अब देखो, मान लो कोई गर्म पानी है वो जल स्रोत के अंतर्गत छोड़ दिया तो धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ेगा। सूर्य का ताप है उससे भी पानी गर्म होता है। तो देखो, थर्मल प्रदूषण हो गया है। उद्योगों से गर्म जल का उत्सर्जन किया जाता है और उसको जल का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है,
जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है, और जो जीव जंतु जो भी उस जल स्रोत में रहते हैं, नदी के अंतर्गत, झील के अंतर्गत, जो मछलियां वगैरह रहती हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है, पादप नष्ट हो सकते हैं। एक होता है रासायनिक प्रदूषण, जो जहरीले रसायन होते हैं, भारी धातुएं होती हैं, उनके कारण से भी हो सकता है। तो एक तो थर्मल प्रदूषण हो गया, रासायनिक। इसके अलावा जैविक प्रदूषण होता है, जो रोगजनक होते हैं सूक्ष्म जीव, यदि वो जल में आ जाते हैं तो ऐसे प्रदूषण को हम बोलते हैं जैविक प्रदूषण। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। अब इसके बाद में यदि हम बात करें तो आपने एक शब्द सुना होगा जिसे हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन, या जिसे कहा जाता है एल्गी ब्लूम, या इसे सुपोषण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुपोषण। देखो, हम खेतों की बात करें तो हमने बोला कि उर्वरक वगैरह होते हैं, वो पानी के साथ बहकर कहां आ जाते हैं? कई बार आपके जल स्रोतों में। इसके अलावा जो वाहित मल होता है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, और ये कार्बनिक पदार्थ आपके जल स्रोत में आ जाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ हो गए, जो आपके उर्वरक वगैरह हो गए, जैसे ही जल स्रोत के अंतर्गत आते हैं, वैसे ही उस जल स्रोत के अंतर्गत जो शैवाल होते हैं वो अपनी वृद्धि को बढ़ा देते हैं। शैवाल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब शैवाल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो उतने ही ज्यादा जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन का उपयोग वो शैवाल करेंगे, उतने ही ज्यादा वो फलने फूलने लगे जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो जल स्रोत के ऊपर की तरफ ये पूरा हरा हरा शैवाल फैल जाता है। क्यों? क्योंकि उस पानी के अंतर्गत इतने पोषक पदार्थ हैं, इतना उर्वरक आ गया है कि उनकी वृद्धि बहुत तेज हो रही है। अब जितने ज्यादा शैवाल हो गए, वो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन को उपयोग में लेंगे, और जैसे जैसे वो ऑक्सीजन को उपयोग लेंगे, पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जल के अंतर्गत जो रहने वाले अन्य जीव जंतु हैं, जैसे मछलियां वगैरह हैं, उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो जब जल में नाइट्रेट, फॉस्फेट इनकी अधिकता हो जाती है तो शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है। तो इसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, या एल्गी ब्लूम कहा जाता है। ये कैसे होता है? देखो, उर्वरक होता है, ये जल में प्रवेश करता है, जिससे शैवाल की वृद्धि अर्थात एल्गी ब्लूम होता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस जल में रहने वाले जो भी जंतु हैं, जो भी अन्य पादप हैं, उनकी क्या होती है? मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। जैसे अभी एक हम विजुअल्स देखने वाले हैं, यहां पर आप देखो, यहां पीछे की ओर आप एक जल स्रोत देख रहे हैं, एक तरीके से एक झील देख रहे हैं। ये जो झील है, इस झील के अंतर्गत जो ये हरा हरा शैवाल है, इसने इस पूरे पानी की सतह को घेर लिया है। क्यों? क्योंकि जल प्रदूषण के कारण इसमें जो पोषक पदार्थ थे, जो उर्वरक वगैरह आ गए थे, उसके कारण से शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो गई। जितनी ज्यादा शैवाल हुई, उतनी ही ज्यादा पानी में से ऑक्सीजन को काम में ले रही है, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन को वो काम में ले रही है तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। पानी के अंदर जो भी अन्य जीव हैं, उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जैसे कि यहां पर देखोगे, मछली क्या है? मरी हुई दिखाई दे रही है। यहां पर ये मछलियां हैं, ये आपकी मरी हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर मछलियां हैं, मरी हुई दिखाई दे रही हैं। ये शैवाल ही शैवाल फैल गया है, चारों तरफ शैवाल फैल गया है। तो ये इस घटना को हम क्या कहते हैं? एल्गी ब्लूम। इसे क्या कहते हैं? हमें एल्गी ब्लूम कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जल प्रदूषण के कारण से ही होता है। ये घटना एल्गी ब्लूम की जल प्रदूषण के कारण ही होती। इसके बाद में आप सभी लोगों ने एक शब्द जरूर सुना होगा। आप सभी लोगों ने एक शब्द सुना होगा जिसका नाम होता है बीओडी, और ये बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है कि बीओडी की फुल फॉर्म क्या है। तो बीओडी की फुल फॉर्म, बी का मतलब होता है बायोलॉजिकल, सॉरी बायोकेमिकल, ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन, और डी का मतलब होता है डिमांड, जैव रासायनिक डिमांड, या जैव रासायनिक ऑक्सीजन
डिमांड। ये क्या होता है? जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जल में उपस्थित जैविक पदार्थों को विघटित करने में उपयोग में ली जाती है। या हम ऐसे बोलें, 1 लीटर, मान लो हमारे पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी ले लिया हमने। अब इस पानी के अंदर आपके क्या हैं? पोषक पदार्थ हैं, कहने का मतलब कार्बनिक पदार्थ हैं। घुले हुए हैं, और इन कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव। और उन सूक्ष्म जीवों को इनका अपघटन करने के लिए किसकी जरूरत होगी? ऑक्सीजन की। तो जितने ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होंगे उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो उतनी ही बीओडी बढ़ जाएगी। तो 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए सूक्ष्म जीवों को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? बीओडी कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो यही होता है, mg/dl, मिलीग्राम पर लीटर। मतलब कितनी मिलीग्राम ऑक्सीजन है वो 1 लीटर के लिए आवश्यक है। अब आप खुद बताओ, अगर किसी जल स्रोत में बीओडी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि उसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ हैं, उसके अंतर्गत प्रदूषक हैं, वो अधिक मात्रा में है। अर्थात जिस जल की बीओडी जितनी ज्यादा होती है वो जल उतना ही प्रदूषण से ग्रसित होता है। तो बीओडी होता है जल की गुणवत्ता को मापने का एक क्या है? महत्वपूर्ण सूचक है। यह हमें बताता है कि जल कितना प्रदूषित है, उसमें जीवन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है या नहीं। देखो, अगर बीओडी कम है इसका मतलब पानी साफ है, बीओडी ज्यादा है इसका मतलब पानी में क्या है? प्रदूषण है, वो उतना ही प्रदूषित है पानी। तो बीओडी मापते हैं। इसके अलावा एक शब्द होता है डीओ। पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, घुलित अवस्था में पाई जाती है, और उस घुलित ऑक्सीजन को कहते हैं डीओ। तो जैसे ही बीओडी बढ़ेगी तो डीओ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो डीओ का मतलब होता है डिजोल्व ऑक्सीजन, ये अधिक होनी चाहिए, और बीओडी हमेशा पानी की क्या होनी चाहिए? कम। एक शब्द और आता है सीओडी। अब ये सीओडी आप वाला सीओडी नहीं है, सीओडी केस ऑन डिलीवरी, वो केस ऑन डिलीवरी नहीं है, ये है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी फुल फॉर्म क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। जल प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ता है भाई? देखो, मानव के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव। अगर प्रदूषित जल का उपयोग किया जाएगा, उसको पिया जाएगा, तो उससे हैजा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है, फ्लोरोसिस, अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो फ्लोरोसिस हो सकता है, हड्डियां वगैरह में समस्या आ सकती है। आर्सेनिकोसिस, अगर आर्सेनिक जल में मिला हुआ है तो यह शरीर के अंदर जाएगा और नुकसान पहुंचाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं आर्सेनिकोसिस। इसके अलावा जलीय जीवों पर क्या प्रभाव डालेगा? मछलियों की मृत्यु हो सकती है, जैव विविधता में क्या आ सकती है? कमी आ सकती है, क्योंकि जीवों की मृत्यु हो जाएगी। कृषि पर, सिंचाई के लिए जल होगा वो क्या हो जाएगा? खराब। मिट्टी की गुणवत्ता को क्या करेगा? प्रभावित। मिट्टी की उर्वरक क्षमता को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से प्रदूषित जल होता है, ना तो मनुष्य के लिए अच्छा है, ना जंतुओं के लिए अच्छा है, ना फसलों के लिए अच्छा है। इसके बाद में देखो इसको कैसे कंट्रोल करें। तो सरकारी उपाय क्या किए जा रहे हैं कि सरकार ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं, जो बड़े शहरों से जो वाहित मल निकलता है, जो भी पानी निकलता है, उसको किसी भी जल स्रोत में छोड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बड़े बड़े प्लांट स्थापित किए जाते हैं। तो एसटीपी बना रहे हैं, अर्थात सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाती हैं। औद्योगिक जो भी अपशिष्ट होता है उसका उपचार किया जाना चाहिए, सरकार ऐसे निर्देश देती। और इसके अलावा अभी आपको बताया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, जो यहां पर भी कार्य करता है, वो भी निगरानी रखता है। लेकिन केवल सरकार से कुछ नहीं होगा, मनुष्य को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। व्यक्तिगत उपाय, खुद के स्तर पर हम क्या उपाय कर सकते हैं कि कचरे को किसी भी जल स्रोत में ना डालें।
जैविक खेती को अपनाएं, उर्वरकों का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम से कम किया जाए, पानी का क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए, पानी को बचाया जाए। तो यह तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। इसके बाद में यदि हम बात करें तो भारत में जल प्रदूषण से संबंधित या जल से संबंधित कुछ योजनाएं हैं। जैसे एक योजना चल रही है नमामि गंगे योजना, गंगा नदी से संबंधित है। जल जीवन मिशन, घरों तक पानी पहुंचाने के लिए। स्वच्छ भारत अभियान, ये स्वच्छ भारत अभियान सब चीजों के लिए है, जल के लिए भी है, वायु के लिए भी है, हमारे चारों तरफ कचरों के लिए भी है, सबके लिए। एक रोग है जो इसी से जुड़ा हुआ है, जल से, जल के प्रदूषण के कारण से, मिनी माटा रोग, और इसी कारण इसको यहां पर विशेष रूप से डाला गया है। मिनी माटा रोग क्या है कि ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है? तंत्रिका तंत्र। कब होता है? जब पानी के अंदर पारा मिल जाता है, पारा जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। तो पानी में यदि पारा मिल जाता है तो उससे क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र अर्थात आपका नर्वस सिस्टम से संबंधित एक रोग हो जाता है, और इस रोग को कहते हैं मिनीमाटा रोग। क्यों भाई इसको मिनीमाटा रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रोग का सबसे पहले जो पता चला था वो जापान के एक शहर में पता चला था जिसका नाम है मिनीमाटा, और उसी शहर के आधार पर इसका नाम रखा गया है मिनीमाटा रोग। यह एक गंभीर तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है जो पारा विषाक्तता के कारण होता है, और यह रोग मुख्य रूप से मिथाइल मरकरी के कारण होता है। यह अत्यंत विषैला होता है। कौन? मिथाइल मरकरी या मरकरी, याद रखना। यह रोग मिनीमाटा नामक शहर है जो कहां का है? जापान का। वहां पर पहली बार पाया गया, इसलिए इसको मिनीमाटा रोग कहते हैं। उद्योगों से निकलने वाला पारा था, जब जल में मिल गया तो यह पारा समुद्री जीवों में चला गया, मछलियों में चला गया। मछलियों को जब मनुष्यों ने खाया तो मनुष्य के अंदर यह बीमारी फैल गई। तो आपको ध्यान रखना है मिनीमाटा रोग क्या है। क्या आप मिनीमाटा रोग के बारे में जानते हैं? यह रोग जल प्रदूषण के कारण से होने वाला एक रोग है। यह रोग तब होता है जब जल के अंदर पारा अर्थात मरकरी होती है, वो मिल जाता है, और पारे या मरकरी की विषाक्तता के कारण से यह रोग फैलता है। इस रोग के बारे में सबसे पहले जापान के मिनीमाटा शहर में पता लगा, इसी कारण इसे मिनीमाटा रोग कहा जाता है। यह मनुष्य के अंदर विशेष रूप से हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उससे संबंधित रोग होता है। पैरों में सूनापन या अन्य आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो लक्षण होते हैं वो आपके यहां पर दिखाई देते हैं। तो यह रोग आपका होता है मिनीमाटा रोग। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में देखा है। इनके बारे में कंप्लीटली हमने देख लिया है। इसके बाद में आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित दूसरा पार्ट लेकर आने वाले हैं, जहां पर हम जो भूमि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसका आगे आने वाले वीडियो को भी जरूर देखें। बाकी आप सभी लोगों को ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। और साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।